वो ये था कि मुझे हमेशा एक चीज़ का रहा कि पाकिस्तान में मैं हमेशा सेकंड सिटीज़न रहा हूँ। ये काफिर हैं, इनको या तो मुसलमान बना दो या मार दो, डायरेक्ट आप जन्नत में जाओगे। उनको इतना पेनिट्रेट किया हुआ है वहाँ पर कि हिंदू हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। हम अपने वहाँ पर मांग पे सिंदूर लगा के नहीं घूम सकते, हम अपनी अपने रिचुअल्स नहीं निभा सकते। मैं वहाँ पर राखी पहन के नीचे बाहर नहीं निकल सकता। वहाँ पर माइनॉरिटी आज तक कोई भी किसी भी गवर्नमेंट फर्म का हेड नहीं बना। हमारे पास तो यहाँ पर माइनॉरिटी राष्ट्रपति तक बन चुके हैं। सीए कानून नागरिकता देता है, लेता नहीं है। नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। एक देश का नागरिक होना ये कितना गौरव का विषय है, इसे आपने और हमने किताबों में पढ़ा है। जन्म के साथ जो हमें अधिकार मिले, उन अधिकारों का हमने उपयोग किया है, लेकिन अधिकारों के मायने क्या हैं? अगर ये अधिकार न हो तो क्या हो? क्या इन हालातों के बारे में आपने कभी सोचा है? यकीनन नहीं। जो आपकी सोच में नहीं है, इसी हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने इस त्रासदी को झेला है। वो इस देश में रहे हैं, लेकिन बिना किसी अधिकार के। एक देश में नागरिक होने के अधिकार होने का मतलब क्या है, उनसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता, उनसे ज़्यादा कोई इसे झेल नहीं सकता। अगर नागरिकता नहीं है तो पीड़ा क्या होती है, दर्द क्या होता है, परिवार कैसे परेशान रहता है, कैसे आपके ज़रूरी कागजात नहीं बनते। लेकिन रहना आपको उस देश में है, अजनबी देश में है, जहाँ पे आपने शरण ली है। हम बात कर रहे हैं पाक विस्थापितों की, और हमारे साथ में ऐसे ही पाक विस्थापित जब हिंदुस्तानी हो चुके हैं, क्योंकि नागरिकता इनको मिल चुकी है, चिदम कुमार शर्मा मौजूद हैं। चिदम कुमार शर्मा दरअसल वो पीढ़ी के हैं जिनकी पुरानी पीढ़ी ने विभाजन की त्रासदी को झेला है, और आज की पीढ़ी पाकिस्तान के हालात और हिंदुस्तान के साथ उनके रिश्तों के जो दावपेच हैं उसमें दिन रात अपनी उम्र गुजारते हैं। बनते बिगड़ते संबंधों के बीच अपनी ज़िंदगी के मायने खोज रहे हैं। चिदम कुमार शर्मा हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर बैंक के अंदर कर्मचारी थे, और अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने 10 साल बिताए हैं, पूरी कहानी हम समझेंगे। और एक समझेंगे कि नागरिक होने का मतलब क्या है इस हिंदुस्तान में, और एक देश की नागरिकता अगर नहीं हो तो क्या समस्या होती है। चिदम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बहुत लंबी चौड़ी मैंने भूमिका बांधी है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं एक वजह थी कि आपको उस फ्लैशबैक में ले जाया जाए, और आपके ज़रिए आपके आप जो कहेंगे उससे पता लगे कि किस तरह से किसी भी एक देश के अंदर, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, लेकिन आपको वहाँ नागरिक होने का अधिकार नहीं है तो क्या मुसीबतें होती हैं। किस्सा शुरू करते हैं 2013 से, जब आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। क्या समस्या हुई और क्यों वहाँ से आना हुआ? ज़रा वहाँ के हालात भी बताइए। 2013 में आपको लिए चलते हैं, और 2023 में जब आप यहाँ पर बैठे हमारे बीच में, ज़रा वो सफ़र है कैसा रहा आपका? भारत माता की जय। देखिए, पहले तो हम एक्चुअली जुलाई 2013 में मेरे परिवार यानी कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के साथ यहाँ पर मोनाबाव से आया था मैं, जो कि जोधपुर से आगे है, 0 पॉइंट से। वहाँ पर खोखरा पार वहाँ का है, यहाँ का हमारा मोनाबाव स्टेशन है। वहाँ से मैंने अपने भारत माता की देश में प्रवेश किया था परिवार सहित। यही सोच के आए थे कि मैं वहाँ पर जाऊँगा तो एज अ फर्स्ट सिटीज़न कहलाऊँगा, क्योंकि जब हम वहाँ पर थे तो हमें पूरी लाइफ, यानी कि मैं 2013 आज से 10 साल पहले की बात करूँ तो मैं आज 44 हूँ, यानी कि मैं 34 साल का था, 33-34 साल। यानी कि मेरी लाइफ की मैं कहूँ कि मैंने जब से समझ 18 साल से लेके 34 साल के बीच में जो मैंने चीज़ देखी वहाँ पर, वो ये था कि मुझे हमेशा एक चीज़ का रहा कि पाकिस्तान में मैं हमेशा सेकंड सिटीज़न रहा हूँ।
हमें हर चीज़ का वो आभास दिया जाता था कि आप हिंदू हो, सेकंड सिटीज़न हो। वो बता के नहीं करते थे, वो एज अ हमें दूरी दिखा के करते थे। चाहे वो एज अ हमारी जॉब में आ जाए, जॉब में मीन्स कि हमारी सीनियरिटी, हमारा प्रमोशन, हमारी बाकी चीज़ें, हमें वो पोजीशन ना दे के जो कि एक मेजॉरिटी को मिलती थी वहाँ के, तो वो दे के और हमको पीछे रख के ये दी जाए, उस चीज़ का हमें आभास दिलाया जाता था। तभी हमें वो फील हुआ कि ये चीज़ हम यहाँ पर नहीं है। और हाँ, मोस्ट ऑफ ऑल कन्वर्जन जो आजकल सबसे ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, मैं ये कह सकता हूँ प्रतिदिन 2 बच्चियाँ उठती हैं। मैं अगर एक एवरेज निकालूँ वहाँ पर, माइनॉरिटी बच्चियाँ उठती हैं वहाँ से, माइनर बच्चियाँ उठती हैं, यानी कि 10 से 11 साल की बच्चियाँ किडनैप होती हैं। अपने पिता और उनके वहाँ से किडनैप करते हैं उनको, उनका गलत डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स यानी कि किस चीज़ के, कि उसको माइनर से, उसको क्योंकि माइनर है तो उसको 18 साल से ऊपर का दिखाना है उनको, तभी उनको वो मैरिज शादी करवा सकेंगे किसी बड़े व्यक्ति से। और जानबूझ के एक ओवर एज को पे उनसे मैरिज करवाते हैं वहाँ पर। तो वो चीज़ उन दिनों में स्टार्ट हो चुकी थी, तभी हमने डिसीजन लिया था कि हमें माइग्रेट करना है, कि वो मेरे परिवार के साथ ऐसा ना हो। तभी हमने डिसीजन लिया, क्योंकि एक मैं बीच में रुकना हूँ। आपने कहा कि उस तरह से वहाँ पे माइनॉरिटी है, उसका अवसर नहीं है, लेकिन आप तो एक बैंक में काम कर रहे थे, वो किस्सा कैसे? मैं बैंक में काम कर रहा था, लेकिन मैं बैंक में 2007 में मैंने अपने ज्वाइनिंग की थी। तो 2007 में मेरी जो स्टार्टिंग थी, मैं एज अ ग्रेजुएट था। जिस पोजीशन मैंने जो ग्रेजुएशन की थी उस हिसाब से जो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी, जो मेरे मेजॉरिटीज़ को मिलती थी, लेकिन फिर भी मैंने एक्सेप्टेंस किया। उसके अलावा जो मेरी डिग्री थी, जो वो थी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, मैंने 2002 का ग्रेजुएट हूँ। तो 2002 से लेकर 2007 तक मैंने हर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में धक्के खाए जॉब के लिए, जो कि मुझे जॉब ही नहीं मिली वहाँ पर, क्योंकि मैं एक फर्स्टली मैं हिंदू था और बाद में मैं एक सिंधी था। वहाँ पर जो डोमिनेंट फैक्ट्री थी उस इंडस्ट्री में, वो एक मुस्लिम पंजाबी फैक्टर वहाँ पर डोमिनेंट था वहाँ पर, जो कि मुझे वहाँ पर इन ही नहीं होने दे रहा था। वहाँ पर 5 साल के बाद मुझे मेरा जो मैंने जिस चीज़ में मैंने पढ़ाई की, जिस चीज़ में मैंने अपना स्कोप देखा, वो स्कोप मुझे छोड़ के बैंकिंग में आना पड़ा। कहाँ थे आप पाकिस्तान में? मैं कराची में रहता था, वहाँ पर कराची में रहता था। कराची में? कराची, मेन कराची में ही थे हम लोग। कराची से थोड़ा साइड है, ठट्ठे वाले रास्ते पे। कैसा शहर है, ज़रा बताइए, कैसी यादें हैं कराची की आपकी? कराची एज आ आज से मैं ये कह सकता हूँ कि 70s और 80s में अच्छा था, सही था। लेकिन ज़ियालुक के टाइम के बाद में ज़ियालुक के बाद में इस चीज़ को बहुत हवा दी गई कि हिंदू और मुसलमान फैक्टर को, यानी कि ये बुत की पूजा करते हैं, ये काफर हैं, इनको या तो मुसलमान बना दो या मार दो, डायरेक्ट आप जन्नत में जाओगे। तो ये चीज़ पाकिस्तान में आपने महसूस किया, क्योंकि बचपन तो आपका वहीं पे गुजरा, वहीं की गलियों में, कराची की गलियों में, और यकीनन आपके कहीं दोस्त मैंने भी कहा रहे ना होंगे कि वहाँ मुशर्रफ के टाइम के बाद में, अपना ज़ियालुक के टाइम बाद में, ज़ियालुक जो वहाँ पर था, उसके बाद में ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आने लगी। आफ्टर यूँ समझें कि 90s के बाद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो पीक पे आने लगा। वहाँ की गलियों के कोई ऐसे दोस्त भी होंगे आपके? ये बात ठीक है कि जब बहुत ज़्यादा वहाँ पर सियासत हावी हुई, हिंदुस्तान पाकिस्तान इस तरह की वहाँ पे ताकतें हैं वो हावी हुई, लेकिन उससे पहले की स्थिति क्या थी? आपका बचपन कराची की गलियों में कैसे गुजरा? मैं इस चीज़ को सियासत नहीं कहूँगा, क्योंकि धर्म जो वो वहाँ पर जो जिस किस्म की चीज़ आई थी, वहाँ पर जो आ रहे थे वो एक्टिव हुए थे, वहाँ के लोकल मौलानाज और वगैरह ये एक्टिव हुए थे, क्योंकि उनको वहाँ उस चीज़ को फंड मिलते थे इस चीज़ के लिए कि आप इस चीज़ का हमारे तबलीग करेंगे तभी जाके आपको पैसे मिलेंगे। तो वो उसमें पॉलिटिक्स नहीं आती थी।
पॉलिटिक्स हाँ इस जगह पे ज़रूर आ जाती थी कि आपको इंडिया और पाकिस्तान को कभी एक नहीं होने देना है। इस चीज़ पे ज़रूर पॉलिटिक्स आती है, वो आज भी आ रही है कि वो इंडिया और पाकिस्तान को कभी एक नहीं होने देना, इसमें एक दीवार खड़ी रखनी है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, कोई भी हो, उसको एक दीवार खड़ी रखनी ही है उनको। आप एक लोकल, आप एक व्यक्ति से आज अगर आप वहाँ पर आके बात करेंगे जाके, तो उसके जहन में एक ही बात आएगी कि आप आज जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें यही आएगी, चाहे मैं और आप मिले नहीं, इंडिया को एक कंडीशन में तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान कुछ बन जाए। तो वो कंडीशन है, यानी कि उनके दिमाग में ये उनको इतना पेनिट्रेट किया हुआ है वहाँ पर कि हिंदू हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। वो एक बिल्कुल उनके जहन में फीड कर दिया गया है। क्या होता है चिदम जी कि जब हम किसी और कंट्री में शरण लेते हैं तो अक्सर ये बात भी होती है, वहाँ पाकिस्तान की जो टीवी चैनल्स हैं या वो वहाँ का भी हम फीडबैक जो लेते हैं, वो ये कहते हैं कि चूंकि उनको नए मुल्क के अंदर शरण चाहिए, इसलिए चीज़ों को उस रूप में बड़ा बताते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जैसे कि वहाँ पे हालात नहीं हो। क्या आपने वहाँ पर, मैं सीधा सवाल, कि आपने क्या वहाँ पर कोई गुड टाइम भी स्पेंड किया है जिसमें आपको लगा हो कि हाँ नहीं, उस शहर की यादें, उस देश की यादें हैं आपके जहन में? मैंने आपको कहा ना, झालक के टाइम तक मेरा गुड टाइम था, हमारे गुड टाइम थे वहाँ। क्या था, किस तरह से था? मतलब कि हम लोग अच्छे माहौल में रह रहे थे। अगर गुड टाइम नहीं मिलता तो माइग्रेशन उन दिनों में क्यों नहीं इतना ज़्यादा थी, अभी क्यों माइग्रेशन ज़्यादा हो रही है? ज़रूर एक, मैं आज अगर आपको बोल दूं कि आप यहाँ जयपुर सिटी से शिफ्ट होके आप कहीं और चले जाओ, तो आप या आपके परिवार को कोई थ्रेट हो तो आप क्या शिफ्ट नहीं होगे? क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली परिवार को थ्रेट होती है इन दी टर्म्स ऑफ डॉटर्स, यानी कि आपके परिवार को थ्रेट है। इवन अगर आपकी वाइफ है और वाइफ भी आपकी यंग है, यानी कि आप न्यूली मैरिड हो, देन इवन योर वाइफ इज ऑल्सो इन थ्रेट। हम अपने वहाँ पर मांग में सिंदूर लगा के नहीं घूम सकते, हम अपने रिचुअल्स नहीं निभा सकते, मैं वहाँ पर राखी पहन के नीचे बाहर नहीं निकल सकता वहाँ पर। क्यों? किस लिए? क्यों? मैं वहाँ पर पैदा नहीं हुआ। लेकिन तादाद तो लाखों की है अभी, जैसे वहाँ पे अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो ये बात ठीक है कि डिक्लाइन हुआ है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की संख्या में, लेकिन फिर भी संख्या तो ऐसी है कि आप अपनी आवाज़ वहाँ पर उठा सकते हैं। जिस दिन आवाज़ वहाँ पर जो आवाज़ उठाता है वो तो जाता ही है। अगर कोई एक व्यक्ति भी उठा ले, चाहे 100 व्यक्ति भी उठा ले, वहाँ की एजेंसीज उनको वहाँ के छोड़ती ही नहीं है। उसका तो हमारे पास प्रमाण है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर आवाज़ उठा ले सेल्फ यहाँ पर, तो वो तो उनको उठाते ही देरी नहीं करते वहाँ पर। ख़ास तौर पे अगर वहाँ पर हिंदू हो तो बलूचिस्तान के मिसाल आपके सामने ही है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर वो करते हैं। क्योंकि चाहे वहाँ तो खैर ठीक है, अगर मैं तो ये कह रहा हूँ ठीक है, माइनॉरिटी तो आप वहाँ पर छोड़ दीजिए, मेजॉरिटी भी अगर वहाँ पर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो वहाँ पर उनको मार रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हो उनको? क्योंकि माइनॉरिटी कहाँ स्टैंड करेगा वहाँ पर? कोई उस देश में ये तो एक बात हुई जब से वहाँ पर उस तरह की ताकतें सक्रिय हुई, लेकिन एक अमूमन पाकिस्तान का नागरिक होना और हिंदुस्तान का नागरिक होना, आपने दोनों मुल्कों की नागरिकता है वो ली है, क्या बुनियादी आपको फ़र्क महसूस हुआ? एज ए इंडिविजुअल आपने क्या महसूस किया, और समाज के अपने आसपास में क्या आपने फ़र्क महसूस किया? वहाँ पर जो डिफरेंस यही रहता है कि जो वहाँ पर मेजॉरिटी है वहाँ पर वो ज़्यादा फ्रीडम में रहते हैं। यहाँ पर जो वही मेजॉरिटी, यहाँ पर जो माइनॉरिटी है उनको वो इक्वल राइट्स मिलते हैं जो वहाँ पर मेजॉरिटीज़ को मिल रहे हैं, पर वहाँ माइनॉरिटीज़ को वहाँ इक्वल राइट्स नहीं मिलते जितना वो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को मिल रहे होते हैं। यानी कि उतना स्टैंड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर माइनॉरिटी आज तक कोई भी किसी भी गवर्नमेंट फर्म का हेड नहीं बना। हमारे पास तो यहाँ पर माइनॉरिटी राष्ट्रपति तक बन चुके हैं, चीफ जस्टिस तक पोजीशन तक आ चुके हैं। क्या वहाँ पर ऐसे अच्छे लायक लोग नहीं हैं? वहीं के बहुत से हैं वहाँ पर। तो ये एक डिफरेंस है वहाँ के कानून में, क्योंकि उसको उन्होंने नाम दे दिया है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसके लिए उन्होंने बोल दिया है कि चाहे माइनॉरिटीज़ को तो वहाँ पर कोई हक ही नहीं है। ये डिफरेंस आ जाता है कि और बेसिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यहाँ का भी आपने देखा, राशन
कैसे मिलता है, सारी चीज़ें कैसे होती हैं, और पाकिस्तान, दोनों को अगर कंपैरिजन करते हैं, वहाँ भी आप परिवार चलाते थे, यहाँ भी एक परिवार के मुखिया के रूप में हैं, क्या आपको बुनियादी फ़र्क लगता है सुविधाओं के लिहाज से? ये सुविधाओं के लिहाज में कह रहा हूँ कि सरकार और जनता, उनके बीच के संबंध की बात मैं कह रहा हूँ। जनता का सरकार और जो जनता का है वो यहाँ पर ज़्यादा संबंध है। वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ के किसी चीज़ की उनको परवाह नहीं है कि जो भी होता है होने दो। वो तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैंने वहाँ पर देखा है। तो वो तो फ़र्क अपनी जगह पे है ही, उसमें तो कोई नो डाउट, उसमें कोई फ़र्क नहीं है जो नहीं है, ये है अपनी जगह पे उसमें। जब ये इंडिया आया 2013 में, और अभी भी जो आपने आपसे बातचीत हुई उसमें कि केवल परिवार में संभवतः आप हैं जिनके पास नागरिकता अभी आई है। नहीं, मेरे भाई साहब हैं। भाई, लेकिन मेरे आपकी बड़े वाइफ और बच्चे अभी भी, नहीं, उनको नहीं मिली अभी उनको नागरिकता नहीं तक। मिली? नहीं मिली क्या अभी। दिक्कत आ रही है अभी? देखिए, मेरे जो 1955 का एक्ट ये कहता है कि पहले हस्बैंड को मिलेगी, फिर उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप में ये लोग बाकी आएंगे उसके बाद में। लेकिन अगर उनके फादर का जन्म 1947 से पहले का है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और अदरवाइज़ मेरे बिहाफ पे मेरी वाइफ अप्लाई करेगी, उसके बाद हम दोनों को मिलेगी, बाद में हमारे बच्चों को मिलेगी। तो यानी कि मेरे ही उस पे बिहाफ पे मेरी वाइफ को मिली है, मेरे सर्टिफिकेट के बिहाफ पे। अब उनका प्रोसेस अभी हुआ है सारा कुछ। प्रोसेस तो मैंने सारा करवा ही दिया था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी अड़चन आ गई थी कि चूँकि एक हमारे यहाँ पर 1955 में या कौन लॉ है कि जो 2009 के बाद आए हैं, 31 दिसंबर 2009 के बाद आए, उनकी रिनाउंसेशन, यानी कि आपको पाकिस्तान रिनाउंसेशन कलेक्टर साहब नहीं करेंगे, वहाँ पर होगी, पाकिस्तान हाई कमीशन में होगी। पाकिस्तान हाई कमीशन की ये कंडीशन है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप रिनाउंसेशन करवाने हैं वो सब डिजिटली वैलिड होंगे, नॉट मैन्युअली। यहाँ पर जो वो बढ़ा के देते हैं दिल्ली हाई कमीशन में, पाकिस्तान हाई कमीशन में, वो मैन्युअली बढ़ा के देते हैं। उसकी सबसे बड़ी हमें प्रताड़ना मिलती है। जो भी यहाँ पर व्यक्ति बैठा हुआ है जिनको ये है, जिनको 2009 के बाद आ रहे हैं, उनको सबसे बड़ी परेशानी यही हो रही है कि वहाँ जाना पड़ रहा है इसके लिए पाकिस्तान, और पाकिस्तान जाना एक अलग ही काला पानी की सज़ा है, वापस जाना, कि हम लोग यहाँ पर वहाँ जा रहे हैं, वहाँ की एजेंसीज वहाँ के फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं कि आप लोग 12 साल वहाँ पर क्यों रह गए, 10 साल वहाँ पर क्यों रहे, आप जब फिर वापस क्यों आए हो, अब आए हो तो आपका मतलब है इसीलिए आए हो, वहाँ पर नागरिकता क्यों ले रहे हो, पाकिस्तान में क्या दिक्कत थी, क्यों वो कहते कि जो वहाँ पर चले गए आप क्यों परेशान हुए, आप जो क्यों चले, हमने आपको क्या कर दिया। अब हम उसको ये नहीं बता सकते एजेंसीज को कि हमें ये प्रॉब्लम है। अगर हम वो चीज़ बताते हैं तो वो फिर और ज़्यादा हाईलाइट हो ये जाता है। प्रोविजन तो इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से 2009 वाला जो प्रोविजन आप कह रहे हैं, ये भारत सरकार की तरफ से है? 2009 वाला प्रोविज़न तो भारत सरकार की तरफ से है, लेकिन उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान हाई कमीशन में आप रिनाउंसेशन करें, लेकिन पाकिस्तान हाई कमीशन ने कंडीशन डाल दिया है कि आपके डिजिटल पासपोर्ट हो, तो डिजिटल पासपोर्ट के लिए हमें पाकिस्तान जाना पड़ता है। तो पाकिस्तान के लिए जाने के लिए हमें कम से कम अपना पासपोर्ट बनाने के लिए आपको 15 दिन से लेकर 1 महीना लग जाता है। तो इस कुल प्रोसेस में पाकिस्तान हाई कमीशन में जमा करवाने तक एक व्यक्ति के पास से 50,000 रुपये का खर्चा आ जाता है, जो 2009 के बाद आए हैं, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है तो। अच्छा, चलिए, ये तो व्यवस्थाओं की बात होगी, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन मैं आपकी जर्नी क्योंकि बड़ी दिलचस्प है, वहाँ एक बैंक के अंदर आप काम कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर आपकी डिग्री कुछ और थी, बैंक में काम कुछ और था, फिर माइग्रेट होकर इंडिया आए, और इंडिया में आपने क्या किया 10 साल, 2013 से लेकर 23 तक? मैं जैसे 2013 में आया तो मेरे तो थॉट्स यही थे कि मुझे बैंक में आराम से जॉब मिल जाएगी, तो मैं तो यही सोच के आया था कि मैं यहाँ पर एज अ हिंदू होके जा रहा हूँ, फर्स्ट सिटीज़न भी हूँ, तो मुझे तो मेरा पूरा अधिकार मिलेगा और जल्दी ही मिलेगा टिल मेरे डॉक्यूमेंट्स तक आने के।
होने तक। बाद में जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे बहुत परेशानी आई उसमें, मेरे बैंक्स में मुझे जॉब नहीं मिली, क्योंकि मुझे यही मिला था कि मेरी डिग्रीज़ वहाँ की हैं जो कि मेरी वेरीफाई नहीं हो सकती। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन करना, मास्टर्स करना पड़ेगा। जब तक मैंने मास्टर्स किया तो मेरी एज निकल चुकी थी, तो उसके बाद मुझे बैंक में जॉब नहीं मिली। तो मैं बिल्कुल ही 2016 तक तो मैं बिल्कुल ही डिसहार्टेंड हो गया था। तब हमारे एक भगवान स्वरूप हमारे भाई साहब हैं, जय आहूजा भाई साहब, जो कि अभी हमारी संस्था है जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ, उनके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर उमेंद्र रत्नो जी हैं हमारे, वो भी भगवान स्वरूप हैं। मैं उनकी, हमारे लिए, मेरे लिए तो वो उन्होंने मुझे तो दूसरा जन्म के जैसा ही दिया है। मैं तो उनके लिए, मैं जितनी भी प्रशंसा करूँगा उनके लिए वो कम है, क्योंकि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उन्होंने बोला कि हम एक संस्था चला रहे हैं, आप उसमें आप इन भाइयों के लिए आप मदद करो, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाइए। फिर उनके साथ मैं जुड़ा। फिर वहाँ से मेरी जर्नी 2016-17 से थोड़ा आसान हुई। फिर जॉब चलती गई, जॉब भी मिली, फिर काम भी मैं आता गया। फिर तो वो फिर उसके बाद सारा इजी प्रोसेस होता गया। फिर 2017 में आदरणीय हमारे जो होम मिनिस्टर थे अपना सेंटर के जो नहीं, राजनाथ जी थी, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला हमारे जय भाई साहब के बहुत प्रयासों के बाद, क्योंकि जय भाई साहब ने राजनाथ जी से बहुत मर्तबा मिले कि जो वहाँ से पीड़ित आते हैं उनके लिए मेन एक डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने प्रयास से आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस 2017 की नोटिफिकेशन में हमें अनुमति दी कि ये लोग बना सकते हैं, प्लस एक छोटा सा प्लॉट भी ले सकते हैं। ये तो बहुत से मैं उनके आगे सतमन होके कहता हूँ, राजनाथ जी के आगे उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। यानी मैं ये मानूं कि 2013 से लेकर 2016-17 तक आपके पास जो बैंक में काम कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, वो जब इंडिया आए तो उनके पास में अपना बैंक खाता भी नहीं था, कि पैन कार्ड नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं था मेरे पास, कोई भी आधार कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं था मेरे पास, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था 3 साल तक, क्योंकि हम वो ऑथोराइज्ड ही नहीं थे। और इवन जो भी वहाँ से आता है, मैं गारंटी से कहता हूँ कि हम लोग बिल्कुल ही लीगल तरीके से आते हैं, हम लोग रजिस्टर्ड होते हैं FRO में, इसीलिए हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स इलीगल नहीं बना सकते। तो इसीलिए हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जो कि हमारे भारत सरकार के नियमों के अगेंस्ट हो। तो जब ये नियम आया तब ही हमने बनाया, और उसके बाद ही हमें बहुत बड़ी रिलीफ मिली। पर फिर भी एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है, जो नागरिक होने की सब जो खुशी होती है यहाँ के, वो उसमें और भी ज़्यादा सफ़र था, क्योंकि मुझे 7 साल रहना था वहाँ पर। तो वो मेरा जो था डिस्टेंस मेरे, जब मैंने अप्लाई किया 7 साल के बाद 2020 में, 21 में और 2022 में जाके मुझे नागरिकता मिली, तो तब ही जो वो खुशी होती है तो मैं उसका अनुमान नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसमें अभी गैप है, क्योंकि हम लोग आते हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों के कैरियर के लिए आते हैं। आना चाह रहा था, जब आप आए थे 2013 में, तब बच्चे वहाँ पे भी पढ़ रहे होंगे या क्या, किस क्लास में थे, किस एज में थे वहाँ पे? मेरी बच्ची है, मेरा एक बेटा है। मेरा बेटा था वो नर्सरी में ही थे क्लास में, मेरी बेटी क्लास 4-5 में थी। तो बेटी का यहाँ पर आना, फिर यहाँ पर एडमिशन, कौन सी क्लास में थी वहाँ पर? क्लास 4 में थी, फोर्थ में। तो यहाँ पर शुरू में तो बहुत दिक्कतें हुई। फिर किसी भी ज़रिए से हमें किसी स्कूल में एडमिशन मिल ही गया उन बच्चियों को, लेकिन फिर भी उसके लिए जैसे तब तो सहूलतें, क्लास तो हो गई, लेकिन आज वो ग्रेजुएशन कर रही है। तो ग्रेजुएशन तो वो कर लेगी, पर वो मास्टर्स नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो नागरिक नहीं है। अच्छा, इंडियन, शी इज़ नॉट ए नेशनल, क्योंकि हमारा भारत सरकार उस चीज़ के लिए कुछ ऐसे मास्टर्स की, जैसे लॉ नहीं कर सकती, वो लॉ का एग्ज़ाम नहीं दे सकती, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर सकती जब तक इंडियन नागरिक नहीं हो जाती। UPSC का पेपर नहीं कर सकती, कोई भी ऐसे जो गवर्नमेंट पेपर्स हैं या एग्ज़ामिनेशन है या गवर्नमेंट के कोई भी फैसिलिटी आज भी हम उनको नहीं मिल सकती जब तक वो एज ए इंडियन नहीं हो जाती।
तो मैं वही कह रहा हूँ, हम लोग आए थे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमने तो अपना एक पार्ट ज़िंदगी का जी लिया था, हमने कर लिया था, लेकिन मैंने मेरे बच्चों के फैसले उसके लिए देखा, तभी हम लोग यहाँ पर आए थे। तो वो आज भी गैप फिल अभी नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी वाइफ का उसमें बहुत टाइम लग गया। स्टिल हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी कानून है। मेरी वाइफ का जब मैं रिनाउंसिएशन करवा के आया, तो अब हमें भी 3 महीने और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिनाउंसिएशन का एक प्रोसेस होता है कि वेटिंग पीरियड होता है, कि जब भी हम रिनाउंसिएशन पाक एम्बेसी में करके आते हैं जब, तो उसके 3 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होता है। वो हमें वेट करवाते हैं कि कोई उसमें गैप तो नहीं है, तो उसके बाद ही हमें वहाँ पर नेशनलिटी मिलती है। तो वो गैप जाके मेरी वाइफ का मार्च में कंप्लीट होगा 2023 में। तो मार्च में जब मेरी वाइफ को नेशनलिटी मिलेगी, तब जाके मैं बेटी को मैं अप्लाई करूँगा। लेकिन मेरी बेटे के लिए फिर भी मेरे लिए बहुत है वो डिस्टेंस है, क्योंकि ही इज़ राइट नाउ 16 ईयर्स ओल्ड, और पाकिस्तान हाई कमीशन या पाकिस्तान सरकार ये कहता है कि हम 21 साल से पहले रिनाउंसिएशन नहीं देंगे। तो मतलब 21 साल तक तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। यानी कि कोई वो अगर वो पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कोई भी करना चाहता है गवर्नमेंट के हवाले से, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं 2009 के बाद आया हूँ, उसकी रिनाउंसिएशन पाकिस्तान हाई कमीशन में होगी, तो रिनाउंसिएशन वो कर नहीं पाएगा तो उसको नेशनलिटी नहीं मिलेगी। तो वो गैप आता है। हमने बहुत ही हमारे जय भाई साहब के प्रयासों से, या जो भी हुआ, सीए कानून पास हुआ, हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि सीए में यही हमने हर मीडिया में उसमें हाथ जोड़ के बोला था कि सीए कानून नागरिकता देता है, लेता नहीं है। वो हमें नागरिकता देगा, या किसी भी व्यक्ति का नेशनलिटी वापस लेगा नहीं। वो सीए में सिर्फ यही अमित शाह जी ने करवाया है कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन आसान कर दी है, और कुछ नहीं। पूरे परिवार को एक साथ नेशनलिटी मिल जाती है उसमें कोई भी ये नियम नहीं है कि पहले आपके पिता को मिलेगा, पहले फिर वाइफ को, उनकी अपनी माता को मिलेगा, बाद में उन बच्चों को मिलेगा। वो पूरे परिवार को एक साथ मिल जाता है नेशनलिटी में, डॉक्यूमेंटेशन विदाउट, चाहे वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट। ये मुझे बताइए कि इंडिया में आने के बाद, भारत में आने के बाद में नागरिकता के दस्तावेज नहीं होना, उसका सबसे बुरा अनुभव आपके जहन में कब था? कौन सी ऐसी समस्या आई जब आपको लगा कि यार डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए थे मेरे पास? 2013 से 2016 के दरमियान। क्या आई समस्या? जैसे हमें गैस सिलेंडर नहीं मिलता था। हम लोग ब्लैक में, यानी कि हमें जहाँ 400 रुपये का मिलता था, हमें 1000 रुपये में डबल रेट में सिलेंडर लेना पड़ता था। और भी काफ़ी चीज़ें हैं कि हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं थे। विदाउट बैंक फैसिलिटी हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। जॉब नहीं मिलती थी, क्योंकि आधार कार्ड के बगैर कौन हमारी वेरिफिकेशन करेगा। हम डॉक्यूमेंट्स दिखाते थे तो वो वैसे ही वो हो जाते थे, तो कौन करेगा। रेंट पे मकान नहीं मिलता था विदाउट आधार कार्ड, क्योंकि हमारे पास अपना तो मकान नहीं है। कोई रेंट पे डॉक्यूमेंट हमें घर देने के लिए तैयार नहीं होता था। तो एक बहुत बड़ा ये एक चीज़ थी 2013 से 2016 का जो सफ़र था। 2014 के बाद जो सरकार आई, चेंज हुई, उसमें टाइम लगा उनको थोड़ा बहुत प्रोसेस कराने में। बट वंस अगेन थैंक्स टू हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ जी को, और हमारी फॉरेन मिनिस्टर जो अभी हमारे बीच में नहीं है, सुषमा स्वराज जी को, सारे उनकी प्रयास से थी जिनकी वजह से हमें थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ मिली। उसके बाद हम तो यही कहते हैं कि ठीक है, सीए कानून में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स में है, तो अगर आने में लेट हो रहा है तो उसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमारी डॉक्यूमेंटेशन उसको ईज़ कर दिया जाए। 2009 के बाद भी जो लोग आए हैं उनकी रिनाउंसिएशन यहीं कलेक्टर साहब कर दें, क्योंकि एक कोई ऐसी धारा है जिसके तहत कलेक्टर साहब को ही इज़ ऑथराइज्ड टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तानी। तो वो कानून है, वो कानून बना हुआ है, उसको सिर्फ डेट को एक्सटेंड करना है,
जो 31/12/2009 तक का है उसको डेट को एक्सटेंड करके आगे तक कर दें। बहुत से परिवारों के का मैं कहता हूँ कि हमें इन मीन्स में कहूँगा कि प्रार्थनाएं मिलेंगी इनको कि क्योंकि उनके लाखों रुपए बच जाएंगे जो बेचारे मैं ये ऐसे कहूँगा। कितने लोग होंगे अभी आपकी जहन, क्योंकि आप तो उस संस्था में काम भी कर रहे हैं जो कि पाक विस्थापितों से जुड़ी हुई है, कोई डेटा है आपके पास? मैं सिर्फ मैं इन टर्म्स ऑफ जो जयपुर की बात करूं तो तकरीबन 10,000 के आसपास तो जयपुर में ही है और 30-40 हज़ार लोग तो जोधपुर में ही हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं, इसी वजह से नागरिकता नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं और जाके रिनाउंसेशन कैसे करवा के आ जाए, या उनके वो प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो बाद में आए हैं, क्योंकि उनका पासपोर्ट भी वैलिड होना चाहिए उस वक्त जब वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो दोनों प्रोसेस में जाएं तो आज 3500 रुपये लगते हैं पासपोर्ट रिन्यूअल करवाने के लिए, बाद में रिनाउंसेशन के 7,800 रुपये लगते हैं। वो कहते हैं कि हम कहाँ से लाएं, क्योंकि वो बेचारे एक दिन का उनकी दिहाड़ी भी होती है 300 से 400 रुपये की होती है। वो 300 रुपये या 400 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला वो कहता है कि मैं इतना पैसा कहाँ से ले आऊँ जो कि मैं दिल्ली भी जाऊँ और ये फ़ीस भी दूँ। तो वो बेचारा कहता है कि ठीक है, जब सरकार का सहूलतें देंगी तब हम नागरिकता ले लेंगे। वो बैठे हैं बेचारे, हज़ारों की तादाद में जोधपुर बैठे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आइए देखिए उन बेचारों की वो कैसे लाइफ गुजार रहे हैं, जोधपुर में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कोई सरकार उनको सहूलत दे दे। नागरिकता का 10-10 साल हो चुके हैं, 15-15 साल वाले भी बैठे हुए हैं, 18-18 साल वाले भी बैठे हुए हैं। आपको एक तो पंजाब केसरी की पूरी टीम आपसे मुखातिब है, तो मैं ओपन कर रहा हूँ हमारी बातचीत बिल्कुल को। बिल्कुल श्योर। एक दिलचस्प बात यह है कि जिस खूबसूरती से आप हिंदी में बातचीत कर रहे हैं, हिंदी उर्दू मिक्स तलफ़ुज़ में, चिदम जी को हिंदी पढ़ना नहीं आती क्योंकि इनकी बेसिक वहाँ पे लैंग्वेज है वो उर्दू थी, तो हिंदी पढ़ना आपको नहीं आती। तो आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे मुल्क में आना, एक देश में आना और वहाँ की भाषा से भी नहीं जुड़ना, केवल एक सुनना कि वहाँ पे कुछ अच्छा होगा, उम्मीद के नाते आप इस देश में आ जाते हैं। ओपन करते हैं सेशन को। मेरे साथ में जो सहयोगी हैं उनकी भी आपसे सवालात होंगे। बिल्कुल। मेरा एक सवाल ये है कि वहाँ खान पान क्या है व्यवस्था? यहाँ के जैसा खान पान है, यहाँ का बदलाव वहाँ अलग है, वो चीज़ जानना चाहते हैं। देखिए, मैं शुद्ध ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरे परिवार में लहसुन और प्याज तक भी नहीं बनता। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर फिर भी सब्ज़ी के आइटम बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर किसी प्रोग्राम में भी जाते थे हम लोग तो हमारे लिए कभी कभी कोई बहुत ही नॉन होते थे तो अलग से कोई डिश रख लेते। तो एक वो है कि डिफरेंस है, हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं यहाँ पर, लेकिन वेज का ऑप्शन हम यहाँ पर देखिए, एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हमारे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एक लाल निशान होता है, ग्रीन निशान होता है। वहाँ पर कोई भी ऐसा निशान नहीं होता। इंग्रेडिएंट्स पढ़ना पड़ता है, हर एक में एग लगा हुआ होता है। एक सिंपल सा बिस्किट भी लेते हैं उसमें भी अंडा होता है। पार्ले जी का वो वहाँ पर एक सब्सटीट्यूट होता जो वहाँ पर वो होता, वो बिस्किट हम सिर्फ खाते थे वहाँ पर। तो ये एक डिफरेंस है वहाँ का और वहाँ का। यहाँ एक आइडेंटिफाइड चीज़ है जो कि एक वेज को और नॉन वेज को अलग करता है। वहाँ पर सब मिक्स है। वेज तो वहाँ पर आपको बहुत कम मिलेगा, यानी कि आपको 0.1% वेज मिलेगा वहाँ पर। अगर बात करें जैसे यहाँ पे डेयरी वगैरह, दूध है, खाने पीने के अनाज है, गेहूँ है, चावल है, इन सब की जो खेती वगैरह होती है और समस्याएं क्या होती है जब नहीं मिलते, तो उसके बारे में क्या है ऐसा? वहाँ पर भी चावल खाते हैं, हम लोग चावल खाते हैं। चावल तो सेम चीज़, वही प्रोडक्शन ही है वहाँ पर, लेकिन आटा भी है, वही चीज़ है। गेहूँ वगैरह वहाँ पर भी बनता ही है कुछ, लेकिन कम बनता है। कुछ सिटीज़ में बनता है जहाँ पानी की ज़्यादा वो होती है, तभी वो उसमें वहाँ होता है ये सारा। मैंने कहीं पढ़ा था चिदम जी कि भूमि सुधार जो इंडिया में हुआ है वो शायद पाकिस्तान में उस रूप में नहीं हुआ है, इसलिए जो ज़मींदार हैं वो पीढ़ियों से ज़मींदार हैं,
जो ज़मीन है उसकी सीलिंग की जो लिमिट यहाँ पर इंडिया में है कि इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकती, ये उस वक्त में लागू हुआ था। क्या पाकिस्तान में वहाँ पे कैसे है, वहाँ पे नहीं, वहाँ पर किसान तबका कैसा है, कैसे व्यापारी तबका? बॉन्डेड लेबर है वहाँ पर, दे आर बॉन्डेड लेबर्स। वहाँ पर ज़्यादातर बॉन्डेड लेबर हिंदू ही हैं। ये एक भी बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि जहाँ पर मैं रहा हूँ सिंध की, मैं प्योरली अगर पूरे सिंध की बात करूँ तो पंजाब तो मेरा काफ़ी कम जाना होता था, मैं सिंध से ही बिलोंग करता हूँ। तो सिंध के अंदर ज़मींदार, जो सर ने बोला है कि वही बात है कि ज़मींदारी बहुत ज़्यादा है। यानी कि मैं, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं कितने भी एकड़ ज़मीन यहाँ से ले सकता हूँ, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर हमारा कानून है उस चीज़ के लिए, लॉ है, उस हिसाब से एक ज़मीन ख़रीद सकते हैं। अदरवाइज़ यानी कि एग्रीकल्चर ज़मीन, मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर ज़मीन की, अदरवाइज़ हम लोग नहीं ले सकते। वहाँ पर एग्रीकल्चर ज़मीन, अगर आपने अगर एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है तो आप कितने भी बीघा ज़मीन आप ले लो, आपके कोई भी उसमें पूछने वाला नहीं है। आप ले लो और अपना किसी भी उनको बॉन्डेड लेबर बना के नीचे के तबके को आप उनसे काम करवा सकते हो। थोड़े से ही कुछ शुल्क वहाँ पर क्या है, और उनके लिए वहाँ पर लेबर क्या होता है, उनकी दिहाड़ी क्या मिलती है कि वो वहाँ पर उनको ज़मीन दे रहे हैं रहने के लिए, तो वो बना के कच्चा सा मकान बनाने के लिए, और थोड़ा बहुत उनको कुछ पैसे दे देते हैं, उससे वो सारा वो काम निकलवाते हैं। वहाँ एक मंदिर को लेके जो माहौल सुनने में आता है, तो क्या मंदिर वहाँ पे अभी भी हैं या मंदिर हटाए गए हैं वहाँ से? मंदिर तो हैं, लेकिन नंबर ऑफ़, अगर मैं नंबर्स की कम करूं तो वहाँ पर ज़रूर डिक्रीज़ हुआ है। अभी रिसेंटली ही एक मंदिर को जलाया गया वहाँ पर पंजाब में। तो बलूचिस्तान में तो ऑलमोस्ट काफ़ी मंदिर तोड़ दिए गए हैं, सवाए हमारे एक हिंगलाज माता का मंदिर है जो कि अभी तक उनको हाथ नहीं लगा सके हैं। अदरवाइज़ तो बहुत से मंदिरों को वहाँ पर उन्होंने क्षति पहुँचाई है वहाँ पर। चिन्नम जी, मेरा आपसे एक सवाल है। फिलहाल ही में अभी एक मूवी आई थी, द कश्मीर फिल्म, कश्मीर फाइल्स। हाँ कश्मीर फाइल्स। जी जी। तो आपकी लाइफ का कुछ पहलू उसमें आपको देखने को मिला या फिर मतलब कुछ लगा? वहाँ कश्मीर फाइल्स का तो बहुत ही, मतलब कि वो तो दृश्य हम देख भी नहीं सकते। वो तो वाकई एक जुल्म की इंतहा है। ऐसा तो वहाँ पर नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन इन केस मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यही बताया है कि वहाँ वो क्या है कि वो स्लो पेनिट्रेशन कर रहे हैं। वो सीधा एक ऐसी जगह पे हिट करते हैं जिससे वो या तो वो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर दे। उनका टारगेट मारना नहीं है, उनका टारगेट ये है कि या तो वो चला जाए या धर्म परिवर्तन कर दे। पाकिस्तान में ये टारगेट है। पाकिस्तान के जो वहाँ पर सो कॉल्ड, हमें कह सकता हूँ कि जो वहाँ के लोग हैं, या जो मियाँ मिट्ठू जैसे लोग हैं वहाँ पर जो काम करते हैं, जो ये काम सारा कर रहे हैं, उनका टारगेट एक ही है कि वहाँ पर किलिंग टारगेट नहीं है। ये तो बिल्कुल ही नरसंहार हुआ था कश्मीर फाइल्स में, सबको मारा गया था। वो चीज़ डिफरेंट है, ये चीज़ बहुत ही डिफरेंट है। पाकिस्तान का और कश्मीर का एक बहुत ही अलग अलग रूप है, क्योंकि वहाँ का भी जो आज़ाद कश्मीर है वो भी बहुत ही डिफरेंट है। वो तो वहाँ के भी लोग उनसे अभी जुड़ के नहीं रहना चाहते पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर का पार्ट भी। आज़ाद कश्मीर या यहाँ हम कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके। हाँ पीओके। तो वहाँ की जो आबादी है उसकी जो आवाज़ है, वहाँ तो अपना वो कहते हैं कि अपनी सरकार है, उनका अपना प्रधानमंत्री है, उसको बजट एलोकेशन अलग होता है। वहाँ के लोगों से कभी वहाँ रहते हुए कभी आपकी बात हुई? नहीं, मेरी कभी उनसे कनेक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर सरकार एक ही है, आर्मी, तो उसी की चलती है। चाहे भला 2 सरकार बन जाए, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर डोमिनेंट फिर भी पाकिस्तान पाक आर्मी ही है, पीओके में भी। तो वो जो जैसा वो चाहते हैं वही होता है। सर, मेरा एक सवाल है, इंडिया और पाकिस्तान में जो सामाजिक परिवेश है उसमें क्या डिफरेंस आपको नज़र आया, जो बेसिक डिफरेंस है? समाज तो 2 वर्ग का है वहाँ पर, एक माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, जो मैं पहले भी आपको इसमें एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ इसमें। तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में मैंने आपको यही बोला कि फ़र्क यही है कि वहाँ पर जो मेजॉरिटी को है वो वही है कि उसको थोड़ा बहुत उनको वो मिल जाता है कि भाई अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि अगर मैं वहाँ पर एक सफ़ेद टोपी लगा के चल दूँ ना, और उसके बाद मैं कुछ भी कर दूं, तो मेरे लिए वो लाइसेंस्ड है।
तो अदरवाइज़ मैं अगर वहाँ पर मेरी वाइफ तिलक, मैं यहाँ पर यूँ तिलक लगा के चलूँ ना, तो मेरे आगे 100 सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर आप हमारे किसी भी भाई को अगर वो पहन के निकलेगा तो कोई भी सवाल पूछेगा नहीं, या कोई भी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। तो ये बहुत एक उस चीज़ को पार्टीशन में लेके आता है कि ये डिफरेंस है। ये जो विशेषता है, ये देख के आपको सुकून मिलता है या बेचैनी होती है कि यहाँ तो हर तबके को ऐसा मिल रहा है जबकि हमारे साथ वहाँ अन्याय हो रहा है? भाव किस तरह का है जब आप देखते हैं कि इतनी विविधता है, कोई टोपी भी लगा सकता है, कोई तिलक भी लगा सकता है, कोई अलग अलग जो पूजा पद्धति है उसको अपना सकता है। ये जब आप सुनते हैं तो आपको क्या किस तरह के भाव आपको लगते हैं? क्या ये सही है या बिल्कुल जो कट्टरता की बात होती है, हिंदू सिर्फ हिंदू ही रहें या सिर्फ मुस्लिम रहें या केवल एक फ़िरका रहे? मैं ये नहीं कहता कि केवल एक फ़िरका रहे। मैं ये कहता हूँ कि हमारे साथ जो वहाँ पर हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, तो यहाँ पर भी मैंने वो चीज़ देखी कि एक्सेप्टेंस एक वर्ग को बहुत ज़्यादा ही था, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर एक हिंदू हैं तो दोनों को इक्वल लेके आप चलिए, कोई इसमें से नहीं है। हिंदू का भी उतना ही राइट है, अगर वो मेजॉरिटी है तो जितना उनका है वो भी हमारे लिए भाई है। लेकिन मैं वो वहाँ पर कट्टरता फील करके आया हूँ, तो मेरे अंदर भी कभी कभी वो चीज़ देख के कट्टरता आती है, क्योंकि मैं वो वहाँ पर भुगत के आया हूँ, वो देख के आया हूँ, मैं फील करके आया हूँ। तो वही चीज़ आती है कि यार ये चीज़ यहाँ पर मुझे वो चीज़ आनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि यार मैंने अगर वो गलत कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर कम से कम गलत ना करूँ, यहाँ पर ये चीज़ मैं वो चीज़ गलत ना करूँ। तो उनके भी हमारे भाइयों के इक्वल राइट्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी रहें। लेकिन अगर जितने इज़्ज़त यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जितना मान सम्मान उनको मिलता है तो वो इधर इस वर्गीय को भी मिलना चाहिए, दोनों को भी मिलना चाहिए। मेरा आपसे एक सवाल है कि यहाँ की कानून व्यवस्था और वहाँ की कानून व्यवस्था में क्या कुछ अंतर लगता है आपको? क्योंकि वहाँ के जो क्राइम रेट हम लोग वहाँ की मीडिया के उसमें देखते हैं, और यहाँ पर आपको कैसा, मतलब क्या डिफरेंस देखने को मिलता है वहाँ की कानून व्यवस्था और यहाँ की कानून व्यवस्था में? जो भी कानून है वहाँ पर सब कानून अच्छा सिर्फ मेजॉरिटी के लिए, बुरा कानून सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरी या किसी भी व्यक्ति के लिए अगर किसी की लड़की किडनैप हो जाती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट नहीं करती। तो ये कानून का बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वहाँ पर हमारे पास दोनों वर्गों को इक्वल समानता मिलती है, इक्वलिटी मिलती है, जो कि वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटीज़ के लिए सब कुछ है, माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ भी नहीं है। और ये कह के वो लोग उनको कन्वर्ट करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक पूरा का पूरा गांव 200 परिवार हिंदू से मुस्लिम हुए, सिर्फ उनको ये कह के कन्वर्ट किया गया है कि आपका कोई सुनने वाला नहीं है, आपका कुछ भी नहीं होगा, आप सिर्फ मुसलमान बन जाइए तो हम आपको सब बाहें फैल के आपको सबको सहूलतें देंगे, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। उन्हें किस किस्म की वो फैसिलिटीज़ देना चाह रहे हैं? क्या वो हिंदू बन के उनको फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते क्या? मैं कल को यहाँ पर हमारे इन भाइयों को कुछ क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाए कि भाई हम आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, आप हिंदू हो जाएं, तो एक ये चीज़ गलत मैसेज जाएगा ना। तो वो चीज़ वहाँ पर हुई है, तो ये कानून का डिफरेंस है वहाँ पर दोनों का। तो अब आप अपनी वाइफ को लेकर और बेटी को लेकर निश्चिंत हैं यहाँ की कानून व्यवस्था से? क्योंकि वहाँ पर जो आप बता रहे थे कि वहाँ पर उन लोगों के साथ जो अन्याय होता है, अब यहाँ पर आप भारत में आके और जयपुर में आके आपको कैसा लग रहा है उनकी सेफ्टी को लेकर? सेफ्टी को लेके तो मैं बहुत निश्चित हूँ, लेकिन उसके फ्यूचर को लेके अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि फ्यूचर तो अभी भी उसका दाव पे है उनका। लेकिन जो क्राइम अगेंस्ट वुमन है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, देखा है, क्राइम अगेंस्ट वुमन है वो यहाँ पे अगर ठीक है मेजोरिटी माइनॉरिटी का वर्सेस ना हो, जैसा कि पाकिस्तान में आप बता रहे हैं, इंडिया के अंदर विद इन मेजोरिटी भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो बढ़ रहे हैं। यहाँ कास्टिज़म है, ये तमाम चीज़ें यहाँ की चीज़ों को आपने किस रूप में देखा है? क्या वो आपको डराता नहीं है? टीवी पर किस तरह से दिल्ली के अंदर घटनाक्रम होते हैं? यहाँ पर मीडिया को पावर है हर चीज़ को कि वो चीज़ मीडिया पे आ जाती है,
वहाँ मीडिया को पावर ही नहीं है कि वो चीज़ मीडिया पे आए, तो आप उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्राइम तो वहाँ पर भी है, अगर वहाँ पर कोई ऐसा घटना होती भी है वहाँ पर, तो वो मीडिया पे आती ही नहीं है, सामने आती ही नहीं है, वो छुप जाती है। क्राइम तो वहाँ पर ज़्यादा ही है वहाँ पर, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस में हो, चाहे इस किस्म का क्राइम हो, तो वहाँ तो छुप जाता है, हर चीज़ छुप जाती है पैसे दे के, तो वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। यहाँ चीज़ छुपती नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें पता तो चलती है कम से कम ये क्राइम हुआ है वहाँ पर। तो वो मीडिया को एक सेल्फ उनको अधिकार है कि हर चीज़ वो सामने लेके आते हैं, वहाँ पर मीडिया को अधिकार नहीं है कि हर चीज़ कोई सामने लेके आए। शर्मा जी, मेरा सवाल है कि जैसे अमूमन आपके बच्चे, आप लॉन्ग टाइम आपने वहाँ निकाला है, आपके बच्चे भी वहाँ पर रहे हैं, आपके आस पड़ोस पे भी लोग काफ़ी रहते थे, तो कभी आपको आपके बच्चों ने या मैम ने ऐसा कुछ वाक़या बताया जो आपके पीछे से उनके सामने घटनाक्रम घटा हो कोई? नहीं, बच्चे तो मेरे छोटे ही थे, क्योंकि उन्होंने तो वो इतना बाहर जाते भी नहीं थे और ना ही हम लोग अलाउ करते थे बाहर जाने में। मेरी वाइफ़ का हम लोग ज़रूर उनको बोलते थे कि अपना सर ढक के जाएं, जैसे वो रहते हैं तो उस हिसाब से रहते हैं, ना बिंदी लगा के ना जाएं। तो वो एक हमें एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता था, क्योंकि हम आइडेंटिफाई नज़र आए ही नहीं कि हम लोग एज अ हम माइनॉरिटी में हैं, तो वो चीज़ फिर वो डर रहता था कि हाँ ये लोग गए हैं। मेरी सिस्टर जाती थी वहाँ पर पढ़ने के लिए, तो काफ़ी जगहों पे हम 2 जनों को भेजते थे हम लोग उसके साथ में, कि गाड़ी मेरी पर्सनल गाड़ी होती थी, फिर भी साथ में 2 लोग चले जाते थे। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। मेरी बेटी यहाँ पर ऑटो रिक्शा में भी जाती है, तो मुझे निश्चित थोड़ा बहुत जयपुर के लिए मैं भी कह सकता हूँ, अदर सिटी का तो मैं नहीं कह सकता, कि मैं फिर भी सेटिस्फाई रहता हूँ कि हाँ वो अकेली जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने वहाँ काफ़ी समय निकाला भी है, तो ड्रेसेस को लेकर के हमेशा उठता है सवाल कि वुमेन्स अगर बाहर जा रही तो बुर्का या फिर कोई चीज़ आप पहन के आप जाओ, क्योंकि कई देश, मैंने खुद भी न्यूज़ पढ़ी है कि कई देशों में ये चीज़ें बैन हो रखी है। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी ये चीज़ें बैन है। कि क्या में बैन है मतलब? जैसे कि सपोज करिए कोई मुस्लिम लड़की या कोई जा रहा है, उसने कोई वियर कर रखा है, बुर्के को लेकर वहाँ पे कभी दबाव बनाया गया आप लोगों के ऊपर कि आपको ये ड्रेस ही पहनना है उनकी कास्ट को लेकर? नहीं, बुर्के के लिए कभी भी नहीं कहा गया है। हाँ ज़रूर माथा ढकने की ज़रूर वो ज़रूर रहता है, वो भी इसीलिए रहता है कि हमें ऐसा लगता था कि हमें उन जैसा दिखना है, अदरवाइज़ हम लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि हाँ हम हिंदू ही हैं। वो फील रहा है अगले बंदों को कि हाँ हम लोग वो नहीं है, वो हमें अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए करना पड़ता था। मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको इसको छुप के लिए कि वहाँ पर एक परचून की शॉप थी, वो उनका नाम लक्ष्मण था, लेकिन वो अपने आप को वसीम कहलाते थे, वो क्योंकि उनको अपनी आइडेंटिटी छुपानी थी। तो हम लोग घर वाले भी हमारे यही था कि हम लोग आइडेंटिटी छुपाते थे कि हमें ऐसा वो चीज़ वो नज़र नहीं आनी चाहिए। तो वो इस चीज़ को लेके हम लोग आइडेंटिटी छुपानी पड़ती थी हमें अपनी उसकी। जैसे अब 2013 में भारत के अंदर आ गए, अभी भी आपके कोई ऐसे वहाँ लोग जानकार हों जो वहाँ रहते हैं, वो अपनी वहाँ की पीड़ा आपको बताते हैं, तो आप उनको ये सजेस्ट करते हैं कि क्या आप भी वहाँ से आप यहाँ पे भी आपको रिलैक्स आप रहेंगे, आप टेंशन फ्री जो आप रहते हैं वो अब यहाँ रहेंगे आप? देखिए, हम लोग कहते हैं, मेरे रियल कज़न्स भी हैं और काफ़ी लोग अदर भी है, वो जो भी आना चाहते हैं, लेकिन हमारी वीज़ा पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रिक्ट है कि हमारी वीज़ाज़ नहीं मिलती हैं। मैंने अभी सर को ये बताया कि एक परिवार है जिसकी बेटियों को ओपनली थ्रेट मिल चुका है कि आपकी बेटियां जाएंगी। वो बिलक के रो रहा था मेरे सामने कि भाई साहब आप सेफ हैंड्स में हो और ऐसे लोगों के बीच में हो जो कि हमारी मदद कर सकते हैं, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे वहाँ से निकालिए, अदरवाइज़ मेरी बेटियाँ जाएंगी और ये मुझे थ्रेट मिल चुका है वहाँ से। पर वीज़ा हमारी पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि उस बेचारे को वीज़ा नहीं मिल रही है, तो वो जब तक वीज़ा नहीं मिलेगी तब तक वो नहीं आ सकेगा। तो वी आर ट्राइंग कि उसको वीज़ा मिला। तो ऐसे लोग, बहुत से लोग हैं, हंड्रेड्स ऑफ लोग हैं जो आना अभी चाहते हैं, लेकिन वीज़ा का प्रॉब्लम है, जो नहीं आ पाते हैं वीज़ा में। क्योंकि वीज़ा का मेन प्रॉब्लम ये आता है कि एक उसके लिए गारंटर चाहिए,
गारंटर ये मीन्स कि एक इंडियन गारंटर होना चाहिए। इंडियन गारंटर को भी एक क्लास ए ऑफिसर गवर्नमेंट का वेरीफाई कर रहा होता है विथ हिज गवर्नमेंट आईडी। वो क्लास ए ऑफिसर ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ के जो भी गवर्नमेंट में बैठा है वो अपनी जॉब रिस्क में लगाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस ही ऐसे ही हैं। तो वो चीज़ कंडीशन बहुत ही हार्ड है। वो हमारे आदरणीय जय आहूजा भाई साहब ने बहुत दफ़ा बोला कि सरकार को कि आप 2 गारंटर लगा दीजिए, क्योंकि गारंटर हमारे लिए ढूंढना आसान है पर क्लास ए ऑफिसर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए काफ़ी परिवार हैं रेडी वहाँ पर आने के लिए, लेकिन सिर्फ इसी कंडीशंस की वजह से नहीं आ पा रहे। जो 34 साल का आपका वहाँ पे स्टे रहा, दोस्त भी होंगे आपके वहाँ पे बने होंगे, किस तरह की दोस्ती या वो कौन से किस्से याद आते हैं? जो मैं फिर कहता हूँ कि ठीक है, एक मुल्क का जो कायदा है या वहाँ के नियम है, वहाँ की जनता कुछ हद तक वो आपके सपोर्ट में नहीं थी, और इसी वजह से बताता है कि हम लोग एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाते, आप एक देश से दूसरे देश आ गए। तो आपकी परेशानी, आपकी पीड़ा क्या थी या आपका डर क्या था, वो सबको समझ में आता है। बट मैं वही जानना चाहता हूँ कि वहाँ, क्योंकि एक जिन बस्तियों में, जिन गलियों में इंसान रहा होता है, ताउम्र उनकी यादें उसके जहन में होती हैं। आपको अपना घर, अपनी गलियाँ, अपना चौबारा, अपने दोस्त, किस तरह का वहाँ पे माहौल आपने बिताया, अपना बचपन आपका कैसा रहा? मेरा बचपन अब मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो कराची में काफ़ी गुज़रा मेरा, तो मुझे मेरा स्कूल के दोस्त बहुत याद आते ही हैं, ऐसी बात नहीं है कि याद नहीं आते हैं। ग्रेजुएशन लाइफ तो मेरी इतनी अच्छी नहीं रही, ठीक था, एक एवरेज रही थी, लेकिन स्कूल फ्रेंड्स मेरे बहुत याद आते हैं। और पर रिलेशंस की वजह से मैं उनसे संपर्क नहीं कर पाता हूँ। कभी फील होता भी है कि संपर्क करूँ, लेकिन ठीक है, मैं आगे बहुत ज़्यादा निकल आया हूँ, तो इसीलिए मैं उनसे कांटेक्ट में नहीं हूँ अभी। और अगर मन कभी करता भी है तो मन को दबा के बैठ जाता हूँ कि ठीक है, अभी कैसे करूँ, कहाँ होंगे वो, पता नहीं, क्योंकि उनकी भी बहुत बड़ा गैप आ गया। क्योंकि स्कूल लाइफ में मैं 10th तक था, तो 10 तो मैंने 1996 में 10th छोड़ दिया था, 96 से भी पहले, तो बहुत सालों का गैप आ जाता है। वो सालों का गैप को ओवरकम करना आज के हालात में बहुत ही मुश्किल है। बॉलीवुड सॉन्ग वगैरह वहाँ पे, बॉलीवुड से जुड़ाव रहा आपका 34 सालों में? क्योंकि वहाँ इंडिया कहते हैं कि वहाँ पे बॉलीवुड है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बहुत ज़्यादा। उन दिनों में तो सिनेमाज में कुछ भी नहीं था वहाँ पर। हाँ, सॉन्ग्स वगैरह हम लोग सुनते थे, बिल्कुल आते थे हमारे पास, हम लोग रिकॉर्डेड गाने वगैरह सुनते चलते ही। उस वक्त में किस हीरो या किस अभिनेता अभिनेत्री की चर्चा ज़्यादा थी? यहाँ पर तो वहाँ में ये हमारे अमिताभ बच्चन जी हमारे टाइम के, तो और धर्मेंद्र जी, ऑब्वियसली ये लोग ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र जी, यही टाइम बहुत अच्छे पॉपुलर थे वहाँ पर, तो ये नाम उनका बहुत ज़्यादा ही चलता है वहाँ पर। तो आप मतलब वहाँ से यहाँ आए तो आपने सिर्फ जयपुर को ही क्यों चुना? जोधपुर भी जा सकते थे, उदयपुर भी जा सकते थे, सिर्फ जयपुर ही क्यों चुना? मेरे पापा के बड़े भाई यहाँ पर ही रहते हैं, तो एक परिवार ही हमसे यहाँ पर था, इसीलिए हम लोग विजिटर वीज़ा पे आए थे यहाँ पर, तभी इसीलिए। जो मेरे 2009 में मेरे बड़े भाई आए थे, 2009 के बाद सिलसिला हमारा शुरू हुआ था। फिर मेरी सिस्टर आई 2010 में, उसके बाद ही मैं 2013 में आया यहाँ पर, इसीलिए जयपुर सेलेक्ट हुआ था। तो जयपुर सिटी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा शहर है। अभी तो मैं काफ़ी कार्य हमारे भाइयों की वजह से मैं जाता रहता हूँ दिल्ली, अहमदाबाद, तो वहाँ पर बहुत भीड़ भड़का रहता है। 34 साल में भीड़ भड़के वाले शहर में रहा था, तो उससे हटके है ये, तो अच्छा है। जयपुर बहुत बढ़िया है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर वेज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अच्छा लगता है। खाना बहुत अच्छा है, सबसे बहुत मेन चीज़ यही है यहाँ पर। तो सर, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कॉलेजों में क्या फैसिलिटीज़ और मतलब एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताएं आप। एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर यही है कि मैंने पहले ही थोड़ी देर पहले बोला ही था कि इस्लामियात तो वहाँ पर शुरू में लाजमी है, और
क्योंकि बेसिक नॉलेज इस्लाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है वहाँ के उनके लोगों के लिए। तो ये शुरुआत होता है उर्दू है, बाद में आप ग्रेजुएशन में जाते हो, मास्टर्स में जाते हो तो वहाँ पर सेम है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, तो आप एमबीए कर लो, जो भी कर लो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर लो, तो डिग्रीज़ तो वो सारी चीज़ें सेम है। पर रिकग्नाइजेशन, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही आजकल करप्शन के हवाले से और उसके हवाले से बहुत पीक है, तो इसीलिए रिकग्नाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी बहुत कम है। तो एजुकेशन में यहीं थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाता है कि रिकग्नाइजेशन ना होने की वजह से थोड़ा बहुत किसी को अगर बाहर जाना हो तो वो थोड़ा सा उसको फेस करना पड़ता है, क्योंकि उसने मास्टर्स और ग्रेजुएशन पाकिस्तान से की हुई होती है, तो रिकग्नाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो आप इंडिया में हैं अब, तो इंडिया और पाकिस्तान में तो काफ़ी डिफरेंस हुआ एजुकेशन सिस्टम में। वो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ही था कि मेरी एजुकेशन में मेरी बैंकिंग में, क्योंकि मेरा ना बैंकिंग का एक्सपीरियंस काउंट हुआ था, ना मेरी डिग्रीज़ वेरीफाई हो पाई थी, क्योंकि मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वहाँ पर रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया था, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में किया हुआ था। तो मुझे जो ना तो इंजीनियरिंग वो वेरीफाई हो पाई थी, और ना ही जो मैंने वहाँ पर एमबीए और एमए किया हुआ था वो नहीं किया मेरा हुआ था। फिर मुझे यहाँ पर अलग से एमबीए करना पड़ा। फिर मेरी एज ओवर हो चुकी थी कहीं जॉब प्राइवेट में, क्योंकि 35 क्रॉस कर चुका था, उसमें बाद में ना बैंक में मिल सकता थी जॉब ना कहीं और। तभी मैंने ये एनजीओ ज्वाइन किया, तभी उन्हीं के साथ जुड़ा हूँ, उसके बिहाफ पे फिर अभी स्कूल में जॉब कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर मॉडर्न स्कूल है वहाँ पर। ठीक है। यकीनन स्कूल के अंदर भी पूछते होंगे आपके बारे, आपके एक्सपीरियंस को लेकर, जब भी मुझे लगता है खाली टाइम में जब स्टाफ बैठता होगा या कोई बच्चे, बहुत क्यूरियोसिटी होती होगी। स्टाफ ज़रूर पूछता है, मैंने आज तक कभी भी छुपाया नहीं है सच को, मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि मैं वहाँ से माइग्रेशन होकर आया हूँ, और मतलब कि और अभी नेशनलिटी मिल चुकी है, तो पूछते हैं वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या है, कुछ नहीं है, डिफरेंस क्या है, काफ़ी स्टाफ ने। और अब कोई ज़्यादातर स्टाफ इसलिए नहीं पूछता है कि वो मेरे लिए, हमारे लिए शायद बहुत ही बुरा सपना था, अभी अच्छा है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि ठीक है, बढ़िया है, तो इसीलिए भी कोई पूछता भी नहीं है। तो जी, 26 जनवरी का मौका है, और हिंदुस्तान की जो खासियत है इस देश की, वो कि डाइवर्सिटी के अंदर भी यूनिटी है, विविधता में एकता है। क्या कहना चाहेंगे आने वाले 10 साल 20 साल के अंदर इंडिया, क्योंकि आपने पाकिस्तान का सोसाइटी और वो सब भी देखा है, उस देश का हाल भी आपने देखा है, हिंदुस्तान के हालात भी आप देख रहे हैं, तो चलते चलते आने वाले 10-20 सालों के अंदर आप किस मुकाम पर देखना चाहेंगे देश को, सामाजिक क्षेत्र के अंदर, आर्थिक क्षेत्र में, मतलब ओवरऑल जब हम एक देश की बात करते हैं, हिंदुस्तान को लेकर आपकी क्या नज़रिया आपका? मैं तो ये नज़रिया यही है कि हिंदुस्तान एक अकेला ऐसा देश है जिसमें हर कम्युनिटी को पूरा फ्रीडम है, तो इसके हमारे दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हैं, हमारे दोस्त भी हैं। तो अगर मेरा भगवान से ही और ऊपर से यही प्रार्थना है कि ये एक एज अ सुपर पावर आगे आए, ताकि हमारे देश के ऊपर कोई भी गंदी नज़र से कोई ना देखे, यही चीज़ है। और हर वर्गीय को इक्वलिटी रहनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इक्वलिटी ना रहना क्या चीज़ है वो हम लोग देख के आए हैं, वो चाह के वो ही है, और मैं यही चाहता हूँ कि वो किसी के आगे ये चीज़ नहीं आए, और जितने मैक्सिमम हम अपने वहाँ पर भाई बचा सकते हैं वो, अगर हमारे गवर्नमेंट वो सोचे किसी भी तरीके से, क्योंकि हर एक के लिए धर्म उसका सर्वश्रेष्ठ है। खुशी से कोई करता है वो एक अलग बात है, लेकिन फोर्सली कन्वर्जन ये बहुत ही गलत है, फोर्सली कन्वर्जन बहुत ही गलत है। तो उसको लेके इस चीज़ को बहुत आगे तक जानी चाहिए बात, इंटरनेशनली आगे बात जानी चाहिए, और 20 साल में भगवान करे हमारा देश और भी आगे जाए और भी अच्छा बने, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हों, हमें हर सहूलतें मिलें हर एक व्यक्ति को, और सबका एक अच्छा ही स्कोप हो, चाहे कोई भी हो।
शुक्रिया चिदम जी, हमसे बात करने के लिए। पंजाब केसरी की पूरी टीम आपसे मुखातिब हुई और दरअसल चिदम जी के ज़रिए हमने ये जाना कि एक देश का नागरिक होना और नागरिक होने के अधिकार होने के मायने क्या हैं, इसका महत्व क्या है। इसलिए अगर आप इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं तो गर्व कीजिए कि हिंदुस्तान विविधता में एकता का नाम है। ये अपने सारे नागरिकों को एक अधिकार देता है, एक नज़रिया देता है और इस बात को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम भले ही भूल जाएं, लेकिन चिदम जी की बात से साफ तौर पर इस बात की तस्दीक होती है। इस बात को हम एक बार फिर से दोहरा सकते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार।